अब हम एफआईआर देखने की कोशिश करेंगे, जो भाई एफआईआर क्या होता है और एफआईआर के लिए जो क्या क्या कंडीशंस, क्या क्या एसेंशियल थिंग्स चाहिए। देखिए, एफआईआर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि आपने आप पे किसी ने हमला किया, आप पे किसी ने अटैक किया, और अटैक किया तो आपका प्रोसीजर क्या होता है? तो आप जाएंगे सीधा पुलिस के पास जाएंगे। ठीक, पुलिस के पास आपने केस रजिस्टर कराने जाएंगे, जो भाई उसने हमारे ऊपर ऐसे ऐसे हमला किया, आप उस पर केस रजिस्टर करो और उसे जेल में बंद कर दो। यही कहेंगे, जो एक आम इंसान का जो तरीका होता है यही होता है। ठीक, तो इट इज एफआईआर। जब पुलिस रजिस्टर करता है तो क्या होता है? एफआईआर होता है। तो हम इसी को हम देखेंगे कानूनी, मतलब लीगल टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, जो मतलब इसका क्या प्रोसीजर है और कैसे क्या किस स्टेज में क्या होता है। ठीक, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जैसे थोड़ा सा हम इसमें एक चीज़ डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, देखिए, ये है, एक इंसान है ये। ठीक, एक इंसान है ये। ठीक, अब इसने इसको हिट किया, हिट किया। हिट करने के बाद क्या हो गया? इसको हिट किया तो इसके फ्रैक्चर हुआ, फ्रैक्चर हुआ, बोन फ्रैक्चर हुआ। बोन कहाँ का फ्रैक्चर हुआ है? मान लीजिए कि उसके हाथ का हो गया, हैंड, ये हो गया। अब ये जब इसका हो गया तो अब ये क्या, कहाँ जाएगा? ये पुलिस स्टेशन। ठीक, पुलिस स्टेशन में जाके ये अपना कंप्लेन डालेगा, कंप्लेन डालेगा। ठीक, कंप्लेन डालेगा। ठीक, बोलेगा जो हम मुझे इसने मारा है, ये ने मुझे मारा है, तो आप इस पे जो भी इस पे कार्रवाई कीजिए। ठीक, अब पुलिस स्टेशन आया तो यहाँ पे कौन इसका कंप्लेन रजिस्टर करेगा? ठीक, उसके बाद ये क्या करेगा, क्या प्रोसीडिंग होगी? ठीक, अब जब ये नहीं रजिस्टर करेगा तो क्या हो सकता है? ठीक, अब ये कंप्लेन करने आया है तो ये इसको क्या क्या कहने की ज़रूरत है कंप्लेन में, कंप्लेन में इसको क्या क्या कहने की ज़रूरत है। ठीक, मान लीजिए ये इसका रजिस्टर नहीं किया, तब उसके पास क्या ऑप्शन होता है, ये कहाँ जा सकता है? ठीक, तो यही सब मैटर को हम एफआईआर में डिस्कस करते हैं, समझ गए? तो आप आइए, एफआईआर को अब देखोगे तो सीआरपीसी में एफआईआर का वैसे कोई डेफिनेशंस नहीं दे रखा गया है। ठीक, लेकिन जब सीआरपीसी में देखोगे तो सेक्शन 207 सेकंड, 207 सेकंड में एक इंडिकेट है एक जगह कि एफआईआर इन 154, मतलब जो आपका रजिस्टर्ड होता है, आपका जो कंप्लेन रजिस्टर्ड होगा वो कितने में होगा? सीआरपीसी 154 में जाकर आपका कंप्लेन रजिस्टर होगा। तो इसका मतलब क्या होता है? जब आपका कंप्लेन रजिस्टर्ड हो गया, इसका मतलब होता है कि ये पुलिस इंचार्ज, उसके पास ये पावर आ जाता है कि भाई वो फर्दर प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाए और डिपेंड करता है वो किस तरह का केस है, वो कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल है। मतलब इस तरह का ऑफेंस से के में आया, किस ऑफेंस में आया, जैसे कि मान लीजिए मर्डर का आया है, तो मर्डर का आ गया तो हीनियस क्राइम हो गया। ठीक, मर्डर का आ गया तो ये क्या हो गया? कॉग्निजेबल हो गया। अब मतलब 3 साल से ऊपर वाला केस हो गया, इसमें डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। तो इस कंडीशन में क्या करेगा पुलिस? विदाउट द वारंट पर्सन को अरेस्ट कर सकता है, समझ गए? तो मतलब एफआईआर होता है वो ये डिसाइड करता है कि आपने केस रजिस्टर कराया, केस रजिस्टर करने के बाद जो पुलिस का जो काम होता है वो एक्शन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है। ठीक, वो उसके बाद उस केस के लिए आगे का जो प्रोसीडिंग होता है वो स्टार्ट कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ है कि वो आपकी केस की ग्रेविटी से डिसाइड होता है जो पुलिस आगे क्या काम करेगा नहीं करेगा। ठीक, आपने जो कंप्लेन की है उस वो किस टाइप का कंप्लेन है? अब जैसे कि मान लीजिए आपका साइकिल चोरी हो गया। ठीक, आपका साइकिल चोरी हो गया, उसका केस, और आपको किसी ने इतना मारा है कि आपके मतलब 8-10 स्टिच आ गए हैं, ये केस, दोनों केस अलग हो गया तो डिग्री ऑफ द केस अलग हो गया। तो इस दोनों में जब एफ आई आर रजिस्टर्ड होगा, जब पुलिस से आपका एफ आई आर रजिस्टर होगा, तो दोनों का प्रोसीडिंग में जो पुलिस की जो एक वो होनी चाहिए, एक एक्शन होनी चाहिए, वो उसमें थोड़ा डिफर आ जाता है क्योंकि ग्रेविटी ऑफ द केस अलग हो जाता है। ठीक, लेकिन 154 में क्या है कि जब जब पुलिस रजिस्टर्ड कर लिया तो पुलिस का पावर हो गया कि वो मतलब कॉग्निजेंस लेगा, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेगा, उसमें अरेस्ट और अरेस्ट भी स्टार्ट करेगा, और ऑल फंक्शन मतलब उससे आगे बढ़ता रहेगा। मतलब जैसे कि मर्डर का केस आ गया तो विदाउट वारंट वो क्या कर सकता है? वो पर्सन को अरेस्ट कर सकता है। ठीक, तो ये एफआईआर में होता है। वैसे इसका डेफिनेशन नहीं है, लेकिन जनरल 207(2) में कहा गया कि 154 में ये एफआईआर होता है। ठीक, एफआईआर पुलिस कैन अरेस्ट, कॉग्निजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, ऑल फंक्शन स्टार्टेड, समझ गए? अब देखिए, रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में अर्जित पशायत ने बोला था कि
यही बात बोला था जो रवि कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब है, उसमें अरिजीत पसायत जो थे, जज जो थे, उसने बोला था कि जो भाई एफआईआर का मतलब यही होता है कि जो रजिस्टर्ड होने के बाद केस पुलिस के पास, पुलिस इंचार्ज के पास ये पावर हो जाता है कि वो उसका कॉग्निजेंस ले, फिर उसके बाद उसको लगे कि ये भाई ये कॉग्निजेबल है, तो उसमें वो फर्दर प्रोसीडिंग स्टार्ट करे, अरेस्ट करे, पर्सन को अरेस्ट करे, उसको उस कंडीशन में वारंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे जाके वारंट मतलब क्या होगा, मजिस्ट्रेट से ऑर्डर लेके उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो क्राइम क्राइम जो है ना, जो ऑफेंस है, वो एक हायर डिग्री का ऑफेंस है, समझ गए, वो आगे का प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाए। तो इसी यही चीज कहा गया था कंटेंट ऑफ एफआईआर में, देखोगे आप जाके कंटेंट ऑफ एफआईआर में आप देखोगे तो एक जो एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ सीबीआई एंड अदर वर्सेस तपन कुमार केस एक था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ सीबीआई एंड अदर वर्सेस तपन कुमार केस। उसमें सुप्रीम कोर्ट सेड दैट एफआईआर नोट इज इंसाइक्लोपीडिया। अब देखिए जो एफआईआर होता है ना, वो एफआईआर में ये कहा गया है कि भाई एक इंसाइक्लोपीडिया नहीं होना चाहिए, मतलब कि इंसाइक्लोपीडिया का सेंस ये हुआ कि भाई किसने मारा, कब मारा, कितना मारा, कहाँ मारा, किस जगह पे मारा, ठीक। आप मतलब वो आपके मतलब कोई एविडेंस है कि नहीं है, साथ में आप कोई विटनेस लेके आए हैं कि नहीं आए हैं, मतलब इतने चीज लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो इस केस के रेस्पेक्ट में ये कहा, क्योंकि इस रेस्पेक्ट में कहा क्योंकि जो कानून बनते हैं या जो लॉ है, वो स्टेट का या जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग, जो सोसाइटी का नेचर है उसके अकॉर्डिंग लॉ बनते हैं। तो अपने सोसाइटी में यदि आप एजुकेशन का परसेंटेज देखोगे तो कितना है, 73% मतलब एजुकेटेड लोग हैं। और दूसरा अवेयरनेस कितना है, जुडिशियल अवेयरनेस मतलब जो लॉ को लेकर अवेयरनेस कितना है, बहुत कम लोगों के पास अवेयरनेस है, किसी को पता नहीं है। तो इस एक तरह से एक मतलब कह सकते हैं अनअवेयर सोसाइटी में आप यदि इस तरह का एक टेक्निकलिटी को आप होल्ड करोगे, टेक्निकलिटी को होल्ड करोगे तो मतलब क्या होगा कि जो जस्टिस मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाएगा। उनका ये कहना था जो मतलब, क्योंकि लॉ का काम क्या है, सोसाइटी में जस्टिस लेके आना, ठीक, जस्टिस लेके आना। तो इस टेक्निकलिटी को दूर करने के लिए उन्होंने ये कहा कि भाई एफआईआर जो होगा वो इंसाइक्लोपीडिया नहीं होगा। इंसाइक्लोपीडिया मतलब हर एक स्टेटमेंट, हर एक फैक्ट उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए, बस मोटा मोटा फैक्ट होना चाहिए। मोटा मोटा में क्या होगा, जब भाई किस टाइम में हुआ, आपको किस टाइम में हुआ, किसने हिट किया, कहाँ हिट किया, मतलब जो एक मोटा मोटा फैक्ट होता है वो 3-4 फैक्ट उसमें आप एफआईआर में नोट करेंगे, फिर आप प्रोसीडिंग को स्टार्ट करेंगे। आप उसको टेक्निकलिटी में फंसाकर और उसको जस्टिस से डिले नहीं करेंगे, उसको जस्टिस से दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे। ये इस केस में कहना था, समझ गए। कौन सी केस था, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ सीबीआई एंड अदर वर्सेस तपन कुमार केस था। सुप्रीम कोर्ट सेड दैट द एफआईआर नोट encyclopedia, सेम थिंग इन द कोरले एस नायडू वर्सेस आंध्र प्रदेश एंड अदर्स। ये कोरले एस नायडू ये सेकेंड, मतलब इस केस में भी अजित शायद जो थे वो भी यही बात कहे, जो इंसाइक्लोपीडिया होने के, आप एक सिंपल सी बात रखो, याद रखो, जो एफआईआर कराने जब आप जाओगे तो आपको ईच एंड एवरी फैक्ट यदि नहीं भी पता है तो कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जितना जानते हैं वो मेन मेन चीज़ है, जो भाई टाइमिंग क्या है, डेट क्या है, किस आदमी को मारा है, कहाँ मारा है, ठीक है, ये 3-4-5 जो एसेंशियल चीज़ है वो चीज़ आप बता दिए हैं, बस वो हो गया, वो एफआईआर में रजिस्टर हो जाएगा। यदि आपको नहीं रजिस्टर करता है तो फिर आगे बताएंगे एफआईआर जब आपको 154 में रजिस्टर नहीं करता है तब आपके पास में क्या क्या राइट्स होते हैं, ठीक। एक एक है रवि कुमार केस में भी नोट ऑल मेन्यू डिटेल्स, फिर रवि कुमार केस में भी वही बोला है कि जो ऑल नो, मतलब ये नेसेसरी नहीं है कि आपको ऑल मेन्यू डिटेल्स एफआईआर में लिखवाने या बताने की जरूरत है, ठीक। तो ये सब हो गया एफआईआर में क्या क्या होना चाहिए। जब एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ द एफआईआर, जब आप एसेंशियल इंग्रेडिएंट में आते हैं, जो एफआईआर में क्या क्या एसेंशियल होता है, एक तो पहले सेक्शन 154 में डील्स विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, 154 सीआरपीसी में आपका एफआईआर रजिस्टर होता है, ठीक। पहला है इंफॉर्मेशन, भाई जो कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, कंटेंट ऑफ इंफॉर्मेशन में वही होता है जो भाई टाइमिंग क्या है, जो कंप्लेनेंट है वो कौन है, ठीक, जो विक्टिम है वो विक्टिम ही कंप्लेनेंट है या कोई दूसरा है, कोई रिलेटिव है कि थर्ड पार्टी है, किसी ने फायर करवाया है, ठीक। तो कंटेंट में आ जाता है जो वही, भाई आपको कहाँ पे चोट लगा है, ठीक है, आपको कितने बजे चोट लगा, किसने मारा, तो इट इज कंटेंट ऑफ द एफआईआर हो गया।
अब देखिए सेकंड में आता है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है कि नहीं है, कि नॉन कॉग्निजेबल है। जब आप एफआईआर करवाएंगे कॉग्निजेबल है कि नॉन कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल में वही होता है जो भाई 3 साल से अपर वाला आता है, डेथ इम्प्रिजनमेंट तक, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ तक जाता है। नॉन कॉग्निजेबल में 3 साल से नीचे वाला आता है, ठीक। तो वो डिसाइड होता है, यदि कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ठीक, तो फिर वो पुलिस के लिए क्या हो जाता है, विदाउट वारंट अपना अरेस्ट करने की कोशिश करेगा, इन्वेस्टिगेशन का स्टार्ट करेगा। यदि कॉग्निजेबल केस होगा तो, नॉन कॉग्निजेबल होगा तो फिर उसके लिए क्या करेगा, मतलब या तो कोर्ट से वारंट लेके फिर जाके फिर अदर प्रोसीडिंग स्टार्ट करेगा, ठीक। स्टेट उसको ऑर्डर करेगा तब जाके करेगा, ठीक। तो ये नॉन कॉग्निजेबल वाली ऑफेंस में आ जाता है, समझ गए। एक चीज़ है एफआईआर में, एक चीज़ है, यदि कंप्लेनेंट का नेचर या कंप्लेनेंट किस तरह का है उससे भी डिसाइड होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई रेप, किसी का रेप हुआ या एसिड अटैकर है, ठीक, किसी को एसिड अटैक हुआ है, किया गया है, वोमेन है, तो उसमें जब एफआईआर रजिस्टर कराने जाएंगे तो उसमें ये देखा गया है इसमें कि जो एफआईआर रजिस्टर करेगी वो उसमें महिला पुलिस होगी, ठीक। महिला पुलिस होगी, वही रजिस्टर करेगी एफआईआर रेप विक्टिम के लिए, और दूसरा ये एसिड अटैक के लिए महिला होगी, वही करेगी। तीसरा चीज़ ये है एफआईआर के अंदर, मान लीजिए कि कोई रेप, किसी का मतलब रेप विक्टिम्स है, ठीक, वो मतलब पुलिस स्टेशन तक आने के कंडीशंस में नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब पुलिस उसके पास जाके फिर वो एफआईआर रजिस्टर करेगा, और उस टाइम क्या होगा कि जो जिससे आप एफआईआर मतलब जिसका स्टेटमेंट लेके आप एफआईआर नोट कर रहे हैं, तो उसमें उस फैमिली के मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, क्योंकि आपने क्या लिया है स्टेटमेंट, वो मैंने रखता है, ठीक। उसके बाद एक चीज़ और एफआईआर में है कि मान लीजिए कि जो जो कंप्लेनेंट है वो मतलब गूंगा है, वो बोल नहीं सकता है, तो उसमें जो वो कह रहा है वो किस तरह से उसको इंटरप्रेट करके फिर एफआईआर आपको लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको इंटरप्रेटर को रखना पड़ेगा वहाँ पे साथ में, जो भाई ये सामने वाला ये इशारा में क्या बता रहा है ये बताओ, फिर वो एफआईआर को लिखेगा। मतलब मेन ये चीज़ है, सब मिला के ये है कि जब किसी भी ह्यूमन बींग को जस्टिस से दूर नहीं रखा जाए, जो जिसका जो कंडीशंस है उस कंडीशंस में उसको जस्टिस मिले, राइट टू लॉ, मतलब रूल ऑफ लॉ को एस्टैब्लिश करना, यही जस्टिस का मेन पर्पस होता है। तो कंप्लेनेंट का कंडीशंस क्या है, कंप्लेनेंट कौन है, उस बेसिस पे फिर एफआईआर का रजिस्टर किया जाता है 154 के अंदर, ठीक। कंटेंट में देख लिए, समझ गए। 3 में क्या, रिकॉर्डिंग अथॉरिटी। रिकॉर्डिंग अथॉरिटी क्या होगा, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन इन केस ऑफ वोमेन स्पेसिफिक केस। देखिए जो रिकॉर्डिंग अथॉरिटी होगा, बता दिए उसमें क्या, ऑफिसर इंचार्ज एसएचओ होता है, वो अपना एफआईआर जो इंचार्ज होता है वो एफआईआर को नोट करेगा, समझ गए। तो उसमें और फिर ओमेन होगा वेरी कंप्लेनेंट, उसमें बता दिए हैं जैसे कि रेप विक्टिम हो गया, या एसिड अटैक वाले होंगे, ये सब जो होंगे, या कोई मूक बाधित है, कोई दिव्यांग है, ये इस तरह के जो होंगे, तो उसके लिए जो आदमी होना चाहिए वो वहाँ पे प्रेजेंट रह के एफआईआर नोट करवाएगा, क्योंकि जस्टिस अल्टीमेटली मिलना, रूल ऑफ मिलना अल्टीमेट गोल है, अल्टीमेट, समझ गए। समझ गए। उसके बाद क्या है, ओरल और रिटन। जो एफआईआर होता है वो दोनों चीज़ में हो सकता है, ये तो ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। ओरल आप जैसे कि आपने बताया ये चीज़ हुआ है, आप ओरल स्टेटमेंट दिए, उसके बाद आपके स्टेटमेंट नोट करने के बाद आपका सिग्नेचर हो जाएगा वहाँ पे, और थंब प्रिंट लगेगा, जो स्टेटमेंट दे रहा है उसका सिग्नेचर होगा लास्ट में, और फिर आपको थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, फिर आपका एफआईआर नोट हो गया। रिटन भी हो सकता है, आप अपना रिटन स्टेटमेंट दिए, वो एफआईआर में नोट डाउन कर लिया जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द इन्फॉर्मेंट प्लस थंब इम्प्रेशन, समझ गए। Entering of substance in the book section 144 deals, it is a general area and it prescribe the time to time। देखिए जब आप एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं 154 में, तो पुलिस के पास एक जनरल डायरी होता है, ठीक, उसमें वो सब कुछ नोट कर लिया जाता है। अब ये जनरल डायरी क्या होगा, कैसे होगा, वो स्टेट के ऊपर, क्योंकि क्रिमिनल जो कोड होता है ना, तो उसमें स्टेट के पास में भी बहुत सारे पावर होते हैं जो उसमें मॉडिफाई करता है, और वो अपने स्टेट के कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसमें लेके आता है। जैसे कि किसी स्टेट में होता है कि एफआईआर का कॉपी 2 होना चाहिए, किसी स्टेट में होता है एफआईआर का कॉपी 3 होना चाहिए, किसी में होता है 4 होना चाहिए। तो वो स्टेट जो राज्य होता है उसके पास में ये राइट होते हैं, क्योंकि राज्य के पास में भी राइट है, जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में वो चेंज मॉडिफिकेशन ला सकता है, राज्य के पास में भी राइट्स होता है। तो एक ये जनरल रैली का कॉन्सेप्ट होता है, जब आप एफआईआर रजिस्टर करवाते हैं, तो फिर वो एफआईआर का जो कंटेंट है वो जनरल डायरी में नोट डाउन हो जाता है, तो वो एक पुलिस के पास में एक तरह की इस तरह से एक डायरी होता है, जिसमें कि पुलिस हेडक्वार्टर मतलब पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी मतलब अकरेंस होगा वो उसको जनरल डायरी में नोट करता चला जाएगा, समझ गए।
तो ये जो स्टेट होता है वो डिसाइड करता है जो भाई जनरल डायरी क्या होगा, जैसे FIR। ठीक है। सेकेंड में आते हैं नंबर ऑफ कॉपी ऑफ द स्टेट। देखिए नंबर ऑफ कॉपी जो स्टेट जो FIR का होता है, जब आपने केस लिखवा दिया, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए ये है ए, ये है बी, ए और बी। तो मान ली ये हो गया अटैकर, हो गया ये अटैक किया, ये अटैक किया, और ये क्या हो गया विक्टिम्स, इस पे अटैक किया। अब ये क्या करेगा, पुलिस के पास गया, ये हो गया पुलिस यहाँ पे, समझ गए। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया कंप्लेनेंट, हो गया कंप्लेनेंट हो गया। अब देखिए ये जरूरी नहीं है कंप्लेनेंट यही होगा, इसका कोई रिलेटिव भी होगा, यहाँ से कोई सी थर्ड 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 पर्सन जा रहा है, वो देखा, वो जाके भी कंप्लेनेंट हो सकता है। तो कंप्लेनेंट कोई भी हो सकता है। अब इसका क्या कंडीशंस है, ये कंप्लेनेंट है, इस पे डिसाइड करता है कि भाई ये महिला है, वोमेन है, जो कंप्लेनेंट है उसका रेप वाला है, या एसिड वाला, एसिड अटैक है, या ये गूंगा है, गूंगा है, या बहरा है, या अंधा है, ठीक, या बुजुर्ग है, क्या है, इससे डिसाइड होगा। तो इस ये कंप्लेनेंट का क्या कंडीशन है उससे डिसाइड है, क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, जस्टिस मिलना चाहिए रूल ऑफ लॉ में। अब जब ये आएगा पुलिस के पास, तो यहाँ पे जो पुलिस इंचार्ज होगा वो नोट करेगा क्या, FIR। अब इसमें क्या क्या होना चाहिए, जब आप बोलेंगे तो उसमें क्या क्या सारे कहानी लिखाएंगे 50 पेज में, ये जरूरी नहीं है। अब मैंने आपको दो तीन केस का नाम बताया था, जिसमें बताया था जो 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 एसेंशियल चीज़ है वही आपको बताने की जरूरत है। अब जब FIR लिखाने आते हैं तो उसमें आप विटनेस को लेके आने की जरूरत नहीं, नेसेसरी नहीं होता है। आप सीधा है अपने कंप्लेंट यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा के चले गए, ठीक। अब जब यहाँ पे रजिस्टर्ड करवा दिए तो उसमें बताएंगे क्या क्या कंटेंट होना चाहिए। तो अब देखिए नंबर ऑफ कॉपी ऑफ FIR। जब आप FIR लिखवा देते हैं तो उसके बाद उसके होता है ना, तो जनरली 3 कॉपी होता है। एक कॉपी मान लीजिए कि जो कंप्लेनेंट है उसके पास रहेगा, ठीक है। दूसरा कॉपी पुलिस के पास रहेगा, जो जनरल डायरी में होता है वो दूसरा कॉपी पुलिस के पास में रहेगा, और तीसरा कॉपी जो है वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, ठीक। अब देखिए सेक्शन 157 में ये बोला गया है, सेक्शन CRPC 150 सेक्शन में ये बोला गया है कि 156 में पुलिस इंचार्ज, जो 156 में पुलिस इंचार्ज के पास में ये पावर है कि फोर्थ विथ मतलब 15 दिन के अंदर वो जो FIR का कॉपी है वो मजिस्ट्रेट को भेज दे। लेकिन जो पुलिस इंचार्ज है वो डायरेक्ट नहीं भेजेगा, वो अपने सुपीरियर मतलब अथॉरिटी, मतलब वो SP को भेजेगा, SP के थ्रू वो मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, एम्पावर्ड अंडर द 156 फॉर द रिपोर्ट टू द मजिस्ट्रेट हु टेक द कॉग्निजेंस। समझ गए। 100 मजिस्ट्रेट के पास में जाने की भी प्रोसीजर होता है, डायरेक्ट इंचार्ज जाके मजिस्ट्रेट को नहीं दे सकता है। 157 में ये कहता है कि जो भाई 156 में पुलिस के पास पावर है कि फोर्थ विथ वो FIR की कॉपी मजिस्ट्रेट को भेजे, ठीक, जिससे कि मजिस्ट्रेट उसमें कॉग्निजेंस ले सके। कॉग्निजेंस मतलब क्या, मजिस्ट्रेट को फिर दे आएगा, मजिस्ट्रेट का काम क्या होता है, जस्टिस डिलीवर करना होता है ना, तो मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले सके, मतलब वो देखेगा कि भाई अब आगे क्या होना चाहिए भाई। तो फिर मजिस्ट्रेट उसमें देखेगा, भाई उसको लगेगा कि इसमें इन्वेस्टिगेशन जरूरत पड़ता है तो इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है पुलिस को, जो भाई आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करो, ठीक। कॉग्निजेंस मतलब यही होता है, जो मतलब उस चीज को मजिस्ट्रेट जो है वो अपने ध्यान में लेके आया, जो ये एक इशू है, इस पे अब आगे क्या करना है। जैसे FIR का गया कॉपी मजिस्ट्रेट के पास, तो कॉग्निजेंस लेने मतलब वो अपने ध्यान में लेके आया कि जो भाई ये एक इशू है, ये केस हो गया, इसमें अब फर्दर प्रोसीडिंग क्या होना चाहिए, या जो पुलिस ने जो दिया है उस अपना रिपोर्ट जो भी दिया है वो किस तरह का है, उसमें और कुछ ऐड ऑन करने का है या कुछ ऑर्डर करने का है तो वो करता है। तो मतलब 157 में ये कह रहा है कि जो भाई आप मजिस्ट्रेट के पास भेज दो, फिर मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कॉग्निजेंस के लिए। 158 सेड दैट सेड अ रिपोर्ट सबमिट थ्रू सुपीरियर ऑफिसर लाइक SP। 158 में क्या कहता है, जो ये पुलिस इंचार्ज है वो जो मजिस्ट्रेट को भेजा वो सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू देगा, SP के थ्रू आप भिजवाएंगे मजिस्ट्रेट को। 159 क्या कहता है, मजिस्ट्रेट में डायरेक्ट फॉर इन्वेस्टिगेशन इफ अथॉरिटी डिसाइड नॉट डूइंग दैट। मतलब 159 में क्या कहता है, जब आपने FIR भेजा मजिस्ट्रेट के पास, अब भेजेंगे कैसे, SP के थ्रू, SP के थ्रू भेजेंगे, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस के थ्रू आप मजिस्ट्रेट के पास में FIR का कॉपी भेजें। अब मजिस्ट्रेट को लगेगा कि जो भाई ये जो अथॉरिटी है वो प्रॉपर
इस पे एक्शन नहीं लिया है या इसमें मतलब जो एक्शन होना चाहिए वो नहीं लिया है, तो मजिस्ट्रेट आपको फर्दर प्रोसीडिंग इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर कर सकता है, जो भाई इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करो। मजिस्ट्रेट में कंडक्ट द इंक्वायरी, समझ गए? या तो मजिस्ट्रेट उसको ऑर्डर कर देगा, डिसाइड डायरेक्ट फॉर द इन्वेस्टिगेशन इफ अथॉरिटी डिसाइड नॉट डूइंग दैट। यदि अथॉरिटी ने बोला कि मुझे अच्छा नहीं, मुझे इसमें जो एफआईआर रजिस्टर किया है उसको वो बोलेगा कि मैं इस केस में जान नहीं देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कुछ करने की जरूरत है, तो लेकिन यदि मजिस्ट्रेट को लगेगा नहीं भाई तुम्हें करने की जरूरत है, तो मजिस्ट्रेट वहाँ से ऑर्डर कर देगा कि भाई तुम इन्वेस्टिगेशन करो। समझ गए? मजिस्ट्रेट में कंडक्ट द इंक्वायरी, मजिस्ट्रेट यदि उसको नहीं करके मजिस्ट्रेट खुद भी एक इंक्वायरी करवा सकता है। मजिस्ट्रेट खुद भी एक इंक्वायरी करवा सकते हैं। इंक्वायरी क्या होता है? इंक्वायरी बिफोर द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज का जो स्टेज होता है इंक्वायरी होता है। समझ गए? सेकंड क्या होता है? इन्फॉर्मेट 3 रिमेन इन बुक। ये जो मतलब एफआईआर का कॉपी मैंने बताया 3 कॉपी होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड कॉपी इन्फॉर्मेंट के पास रहता है, थर्ड कॉपी रिमेन उस जनरल डायरी वाले में रहता है, जो फर्स्ट कॉपी होता है मजिस्ट्रेट के पास जाता है। तो ये पूरा एफआईआर का हो गया। अल्टरनेटिव रेमेडीज, ये अल्टरनेटिव रेमेडीज हम आपको नेक्स्ट में बताएंगे कि यदि मान लीजिए आपका एफआईआर रजिस्टर नहीं होता है 154 में, तो फिर आपके पास में क्या क्या रेमेडीज आते हैं। 154 में आप 156 आप हायर अथॉरिटी के पास जा सकते हैं, 36 में जा सकते हैं अदर अथॉरिटी के पास, फिर नहीं होगा तो 482 में जा सकते हैं हाई कोर्ट, फिर नहीं होगा तो 226 में जा सकते हैं, फिर नहीं होगा तो 32 में 226 में जो कॉन्स्टिट्यूशन का 226 आर्टिकल्स है उसमें 32 में रिट जिसमें आता है उसमें जा सकते हैं। फिर उसके बाद यह है नहीं होगा तो आप क्रिमिनल कंप्लेंट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट कोर्ट में। तो जो भी होगा वो मैं नेक्स्ट में बताऊंगा, एक ही दिन इतना ओवरडोज हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।